अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, अक्टूबर 7 की सुबह हमास ने इसराइल के ऊपर 3000 से 5000 रॉकेट दागे। अभी इसराइल ये समझ ही पाता कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हमास के फाइटर साउदर्न इसराइल में घुस जाते हैं और फिर वहाँ से सिविलियंस या सेटलर्स को उठा करके ले जाते हैं। ये हमला 1973 के बाद अब तक का इसराइल के ऊपर सबसे बड़ा और हेवी अटैक था। शाम होते होते इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बयान आता है कि वी आर एट वॉर। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. पूरी दुनिया फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दुनिया की बड़ी तादाद आई सपोर्ट इजराइल का ट्रेंड करती है। इस बार फर्क ये था कि मुसलमानों की भी बड़ी तादाद लिबरल्स और राइट विंग के प्रेशर में ट्रैप होकर के वही स्टैंड लेते हैं जो लिबरल और राइट विंग का है या जो लिबरल और राइट विंग हमसे चाहते हैं। दुनिया के बेशतर जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट इसको इजराइल के ऊपर टेरर अटैक कह रहे हैं। हमास और पैलेस्टाइन कौन है? क्या वो टेररिस्ट हैं? वेस्ट और यूरोप का डुअल स्टैंडर्ड क्यों है? इसको समझिए। Who or what is the Hamas? It's a terrorist organization, but it calls itself a political party. और बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे, वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए हैं। कई लोगों ने केवल हमास के आतंक की निंदा की है। एक साल से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया हुआ है। यूक्रेन के बच्चे बूढ़े सब लड़ रहे हैं, अपने ज़मीन का दिफा कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। इनाम में पूरी दुनिया उनको फ्रीडम फाइटर और हीरो कह रही है। मगर इजराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन छीनी, उनके ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया। आए दिन वहाँ सेटलर्स बसा करके फ़लस्तीनियों का इथनिक क्लिनजिंग कर रहे हैं। मगर अपने ज़मीन, अपने घर के लिए एक जगह यूक्रेन में लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर हैं, वहीं दूसरी जगह फ़लस्तीनी जब अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं तो वो टेररिस्ट हैं। ऐसा कैसे? इजराइल फ़लस्तीन इशू क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ज़रूर देखें। फिलहाल यहाँ ये पॉइंट समझें कि इजराइल और हमास के बीच जंग क्यों हो रही है, हमास क्यों इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दागता है और इस पूरे मामले में क्या इजराइल की कोई गलती नहीं है, इसको समझिए। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर कीजिए। जिस तरीके से यूक्रेन को यह हक यूनाइटेड नेशन ने दिया हुआ है कि वो अपना डिफेंस करे, उसी तरीके से उसी यूनाइटेड नेशन का वही 3743 रेजोल्यूशन 1982 ये अलाउ करता है कि फ़लस्तीन के ऊपर फ़लस्तीनियों का कोई भी ज़मीन, कोई भी इलीगल ऑक्यूपेशन और कोई भी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ वो आर्म्स स्ट्रगल करें, आर्म्स रेजिस्टेंस करें। जब अरब वर्ल्ड ने फ़लस्तीनियों के लाइफ, प्रॉपर्टी और उनके लैंड का सौदा किया, तब से यानी 1973 से अब तक फ़लस्तीनियों के ऊपर इजराइल जुल्म और जबर और बदतरीन ब्रूटालिटी लगातार करता जा रहा है। तब से इजराइल पूरे फ़लस्तीन टेरिटरी में इलीगल सेटलर्स बसा रहा है, जिनकी तादाद इस वक्त 7 लाख से भी ज़्यादा है। ये सेटलर्स असल में बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कोई आपके गांव में आपके घर के अंदर आकर के रहे और आपका किचन, टॉयलेट और बेडरूम यूज़ करे, और न सिर्फ ये कि उसको यूज़ करे बल्कि आपको मारे और मारने की कोशिश करे और आपको आपके घर से भगाए और ये कहे कि ये घर उसका है। You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. तो ये सेटलर्स असल में इलीगल ऑक्युपायर्स हैं। आपके घर को कब्जा करने वाला आपके घर का मालिक किस लॉजिक से हो गया? ये इजरायली सिविलियंस नहीं बल्कि इलीगल सेटलर्स हैं। आप बस एक गूगल करके देखें सेटलर वायलेंस, आपको हज़ारों ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे जहां इन सेटलर्स ने फ़लस्तीनियों पर हमला किया है। लास्ट मंथ के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ एक महीने में इन सेटलर्स ने 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों पर हमला किया है, अटैक किया है। मतलब हर दिन 3 से ज़्यादा अटैक्स। असल में इसको समझना होगा कि इजराइल का इंटेंशन क्या है। एक इंटरव्यू में इनका एक सोल्जर ओपनली ये एक्सेप्ट करता है कि हम फ़लस्तीनियों को परेशान करके, मार करके उन्हें यहाँ से पूरी तरह से साफ करना चाहते हैं। मतलब इथनिक क्लिनजिंग। Humiliate them on a daily basis. Exactly. How can we make 2.5 million Palestinians in the West Bank to feel that they cannot lift their head up? We will make them understand that we control their lives. The segregated roads and the settlements and so forth, they exist all around the occupied territories. Military activity, home invasions, patrols, digital surveillance, they
exist here and they exist all over the West Bank. इसीलिए अभी लास्ट मंथ जब इजराइल और सऊदी रिलेशन बहाल हो रहा था तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने यूएन असेंबली में जो मैप शो करा उसमें फलस्तीन और गाजा ये सब नक्शे से गायब था। मतलब इजराइल उस पूरे एरिया को अपना एरिया बता रहा है। Now look at what happens when we make peace between Saudi Arabia and Israel. The whole Middle East changes. मगर ये अरब रूलर्स को अंदाजा नहीं है कि ये लोग, खास तौर से सेटलर्स, जब कोई भी रैली करते हैं, कोई भी गैदरिंग करते हैं तो ओपनली डेथ टू अरब का नारा लगाते हैं। साल 2006 में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास पॉलिटिकली इलेक्शन जीत करके, आई रिपीट पॉलिटिकली इलेक्शन जीत करके गाजा में अपनी सरकार बनाती है, जिसके बाद इजराइल गाजा की बैरिकेडिंग और ब्लॉकेज शुरू करता है और तब से गाजा 21वीं सेंचुरी में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन बना हुआ है, जहां 2 मिलियन फलस्तीनी बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हैं। और ये ओपन एयर प्रिजन खुद यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन कह रहे थे। गाजा के बॉर्डर्स, कोस्टल लाइन, एयर स्पेस सब इजराइल कंट्रोल करता है। इन सारे ब्लॉकेट की वजह से यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गाजा एक्सट्रीम ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, पावर क्राइसिस, पैरालाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सेटअप, शॉर्टेज ऑफ बेसिक आइटम लाइक फूड एंड फ्यूल, 65% पॉवर्टी रेट और 63% अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ऐसे कई सारे बेसिक क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को गाजा फेस कर रहा है। और इन्हीं सारे बेसिक चीज़ों के ब्लॉक किए जाने की वजह से यूनाइटेड नेशन की एक टीम ने गाजा को अनलीवेबल प्लेस डिक्लेयर करा था। इजराइल के साइड से ये तमाम तरह के ब्लॉकेड और फिर इनके सेटलर्स के टेररिज्म और जुल्म के वजह से हमास लगातार इजराइल के ऊपर रॉकेट अटैक्स करता है। और इसीलिए 2006 में, 2008-9 में, 2012 में, 2014 में और 2021 में हमास और इजराइल की जंगें भी हुई हैं, जिसमें अगर आप कैजुअलिटी देखें तो आप जान जाएंगे कि पावर कितना इम्बैलेंस है, मगर फिर भी हमास के लोग कैसे निहत्थे लड़ते हैं। यहाँ आप गौर कीजिए, इजराइल के पास दुनिया की मोस्ट पावरफुल आर्मियों में से एक आर्मी है, मगर हमास के पास अपना फाइटर जेट भी नहीं है। वो पैराग्लाइडिंग और जाने कैसे कैसे टेक्निक से अपने ज़मीन को डिफेंड करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करता है। और तो और इजराइल के पास दुनिया की सबसे ख़तरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके पास सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, मगर वो सब फेल हो गया और हमास ने बताया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से भी जीती जाती है। कई बार इजराइल के ऊपर वॉर क्राइम का इल्ज़ाम लगा है और इल्ज़ाम साबित भी हुआ है, मगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। 2006 वॉर में यूएसए के एक ह्यूमन राइट वॉच ने रेन ऑफ फायर के नाम से 71 पेज की रिपोर्ट पब्लिक की थी, जिसमें यह क्लेम किया गया था कि इजराइल ने गाजा के आम शहरियों के खिलाफ व्हाइट फॉस्फोरस यूज किया था। गोल्ड स्टोन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल ने गाजा के अंदर आम सिविलियंस के खिलाफ DIME जैसे केमिकल वेपन यूज किए थे। ये सारे वो केमिकल वेपन्स हैं जो इंटरनेशनली इलीगल है। यही यूज करने की वजह से बशार अल असद पर कई सारे सैंक्शंस लगे थे, क्योंकि वो रशिया का अलाई था, मगर इजराइल के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है क्योंकि वो USA का अलाई है। इतना ही नहीं, इजराइल जंग और वॉर के अलावा फलस्तीन के कई बड़े लीडर्स को पूरे प्लानिंग के तहत एसेसिनेट कर रहा है। PLO के सबसे बड़े लीडर यासिर अराफात को पॉइजन दिया गया था। हमास के कई बड़े लीडर्स को इजराइल ने पूरे प्लानिंग के तहत एसेसिनेट किया है। आपको अगर याद हो, लगभग हर साल ठीक रमजान में इजराइल मस्जिद अक्सा में घुस करके वहां मस्जिद की बेहुरमती करता है, नमाजियों के ऊपर तशद्दुद करता है। 2021, 2022 और 2023 लगभग हर साल ठीक रमजान में इजराइल अटैक करता है, मगर पूरी दुनिया खामोश रहती है। तब ह्यूमन राइट चैंपियंस के पेट में कोई मड़ोर पैदा नहीं होता है। इवन के ये जो इजरायली बैक्ड सेटलर्स हैं, उनके अटैक्स में जेनिन, अल अक्सा मस्जिद और शेख जर्राह में सिर्फ इस साल 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादतें हुई हैं। मुझे बताइए कि पिछले 70 सालों से इजराइल की कंसिस्टेंट ब्रूटालिटी, जुल्म, ज़मीन कब्जाना, लोगों का घर तोड़ना, बच्चों को शहीद करना, मस्जिद की बेहुरमती करना,
सब के अलावा अगर ये मजलूम लोग डिफेंस करने के लिए खड़े हो जाएं, अपने हक के लिए लड़ें, तो ये कौन से इंसाफ पसंद लोग हैं और ये कैसा इंसाफ है कि 70 साल का जुल्म झेलने वाला अगर अपने आप को डिफेंस करे तो वो टेररिस्ट कैसे हो गया। इन लिबरल्स के हिसाब से इजराइल फलस्तीन की जमीन कब्जाता रहे, वहां इलीगल सेटलर्स उनके घरों में बसाता रहे, उनके लोगों को मारता रहे, शहीद करता रहे, मस्जिदें तोड़ दे, मगर जवाब में इन लिबरल्स के हिसाब से फलस्तीनियंस अपना घर कब्जा करने वाले लोगों को फूल माला दे और रोज उनको बुलाएं और कहे आज मुझे मारो, कल मेरे भाई को मारो, परसों मेरे कजन को मारो। और अगर धोखे से किसी दिन आपने आह कर ली, किसी ने आपने जवाब में पत्थर उठा लिया, तो आप टेररिस्ट हो गए। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसा इंसाफ है और ये कैसी इंसाफ पसंदी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैंने गाजा का कंप्लीट सीज का ऑर्डर दिया है, मतलब उनका इलेक्ट्रिसिटी, फूड और फ्यूल और वाटर सब इजराइल बंद कर देगा। טילים, מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים. मुझे कोई एक कॉमन सेंस, रैशनैलिटी, लॉजिक और बेसिक समझ से यह बताए कि क्या यहां इजराइल सिर्फ अपने आप का डिफेंस कर रहा है, ये जानते हुए कि गाजा में आम लोगों की क्या हालत है, वहां बच्चे, बूढ़े और औरतें हैं, फिर भी क्या ये कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं है। वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और औरत मार्च करने वाली औरतें कहां हैं, ह्यूमन राइट के चैंपियंस कहां हैं। जब इजराइल क्लियर वॉर क्राइम कर रहा है तो ये लोग चुप क्यों हैं। इनफैक्ट यूके अपने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे इजराइल का फ्लैग डिस्प्ले कर रहा है, और तो और यूएसए $8 बिलियन इजराइल के लिए मिलिट्री एड अप्रूव कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि इजराइल फलस्तीन के और गाजा के इंसानों को ज़बह करे, इंसानों को नहीं, एनिमल्स को, जैसा कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। काश ये लोग सच में एनिमल होते तो कम से कम पेटा वाले एनिमल राइट्स के लिए इनके लिए खड़े हो जाते, इनके लिए आवाज उठाते। मगर ये कौन सी दुनिया के लोग हैं जो इंसानों को तड़पा तड़पा के मारने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर अप्रूव कर रहे हैं, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब हैं, मतलब कलेक्टिव पनिशमेंट। इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट आया कि हम इजराइल के साथ सॉलिडारिटी शो करते हैं, जबकि इंडिया का हमेशा से यह स्टैंड रहा है कि वो टेररिस्ट के अगेंस्ट थे और इजराइल को एक इलीगल ऑक्यूपेशन मानते थे, फिर चाहे वो 1948 का यूएन रेजोल्यूशन हो या 2021 में इजराइल का वॉर क्राइम के खिलाफ यूएन में वोटिंग हो, हमेशा इंडिया फलस्तीन के साथ था। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए, जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। मगर पिछले कुछ सालों से इंडियन राइट विंग इजराइल के हक में सोशल मीडिया पर एकदम तूफान मचाया हुआ है, और मुझे इसमें ज़्यादा हैरानी नहीं है। बस दुनिया को ये देखना और समझना है कि इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ कैसे नफरत और जहर की मानसिकता ये राइट विंग के लोग रखते हैं, जो फलस्तीन के छोटे छोटे मासूम बच्चों के लाशों के ऊपर जोक कर रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म और जबर के विजुअल्स को एंजॉय कर रहे हैं। और फिर इंडियन गोदी मीडिया, झूठी और जलील मीडिया, जो अपने देश में मणिपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग पर नहीं जा पा रही है, मगर फलस्तीन में पहुंच गए सिर्फ इसीलिए कि वहां झूठ फैला करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोस सकें। ट्रस्ट मी ब्रो वाले सोर्स से मुसलमानों के खिलाफ बेतहाशा झूठ और नफरत फैलाए, ये इंडियन मुस्लिम्स के लिए तो कोई नई चीज नहीं है, मगर वर्ल्ड भी जान सके कि ये कैसी घटिया बीमारी से ग्रसित हैं। हमास इजराइल के 40 छोटे छोटे बच्चों का सर बदन से अलग कर दिया, उनको काट दिया, उनकी औरतों का हमास रेप कर रहा है। ऐसे ऐसे झूठ फैलाए जा रहे हैं जो सब फेक साबित हो रहा है। न जाने ये कब और कहां के पुराने पुराने सीरिया के और अफ्रीका के ओल्ड वीडियोस इजराइल का बता करके शेयर कर रहे हैं, और दुनिया की झूठी मीडिया, मुसलमानों के खून की प्यासी मीडिया, बिना उसकी ऑथेंटिसिटी चेक किए हुए, बिना सोर्स को चेक किए हुए खूब शेयर कर रहे हैं।
रही बात वर्ल्ड की, तो ये आपको देखना है कि आप किसके साथ हैं, ऑपरेसर के साथ हैं या ऑपरेस्ड के साथ हैं, जालिम के साथ हैं या मजलूम के साथ हैं, ऑक्युपायर्स के साथ हैं या ऑक्युपाइड के साथ हैं, जिसके बारे में यूएन कह रहा है कि उन्हें आर्म्स स्ट्रगल का हक हासिल है, जिनके साथ इंटरनेशनल लॉज हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस जिनके बारे में यह कहता है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो एक अपार्थाइड है। फिर भी हम कैसे दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं? आप जरा 2008 से 2023 के बीच ह्यूमन कैजुअलिटी में डिफरेंस देखें। यह कभी भी बोथ साइड नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड है। अगर आप जालिम के साथ हैं और मजलूम के ऊपर हो रहे जुल्म पर आप खुश हो रहे हैं तो यकीन कीजिए कि आप बीमार हो चुके हैं, ज़हनी बीमार। ये जो लोग पूछ रहे हैं कि डू यू कंडेम हमास, Do you support what Hamas launched? Do you condemn what Hamas did? उनसे पूछिए कि डू यू कंडेम इजराइल, और अगर आप कंडेम कर रहे हैं तो इजराइल ऐसा ना करे उसके लिए 70 सालों से आपने क्या किया है, इनसे ज़रूर पूछिए। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल ऑक्युपायर्स है, जिन्होंने न सिर्फ फ़लस्तीन का ज़मीन कब्जाया है बल्कि उनका कत्लेआम कर रहा है। और फ़लस्तीनियों को यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन ने, इंटरनेशनल लॉज ने यह हक दिया हुआ है कि वो आर्म्स रेजिस्टेंस करें और अपने आप के कत्लेआम से अपने आप को बचाएं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इजराइल के 70 साल के जुल्म और ब्रूटालिटी, इलीगल ऑक्यूपेशन को देखें या उनके जुल्म और इलीगल ऑक्यूपेशन को जस्टिफाई करते हुए किसी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ने वाले को टेररिस्ट बोलें। जुल्म जब हद से बढ़ता है हिम्मत आ ही जाती है, झपटते बाज से चिड़िया को लड़ते हमने देखा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।